नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोरोना का खतरा अब लगातार गंभीर होता जा रहा है। हर रोज मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। हर रोज संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। हम आंकड़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोरोना की चाल को समझ पाना विशेषज्ञों के लिए भी मुश्किल होता जा रहा है। अब कोरोना वायरस को इसलिए सबसे ज्यादा शातिर कहा जा सकता है क्योंकि ये लोगों को संक्रमित कर रहा है, वो भी चुपचाप तरीके से। कोरोना के रूप में स्टेज 3 में प्रवेश करने का खतरा भी ज्यादा बढ़ा दिया है। इस खतरे को देखते हुए WHO के निदेशक ने कोरोना वायरस महामारी के बारे में चेतावनी देते हुए कहा है कि इससे भी बुरा वक्त अभी आने वाला है। भारत में संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन और हॉटस्पॉट की नीति को लागू किया गया है। इससे हालात में कुछ सुधार तो आया है, लेकिन कोरोना ने अपना पैर पसारना बंद नहीं किया है। विश्व में अमेरिका में तबाही का दौर लगातार जारी है। यूरोप में हताहतों को लगातार इसकी संख्या बढ़ती ही जा रही है और साथ ही कई और देशों में स्थिति गंभीर है। ऐसे में कोरोना का स्थायी समाधान टीका ही लग रहा है, जिसको डेवलप करने में दुनिया भर के वैज्ञानिक लगे हुए हैं। आज के मुद्दे में हम कोरोना की गंभीरता को समझने की कोशिश करेंगे और इस पर भी नजर डालेंगे कि इस जंग में कितने मजबूत हैं हम। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया है। इस जानलेवा वायरस से दुनिया भर में लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों में फिर से तेजी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1336 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 47 लोगों की मौत हो गई है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमण लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है और बढ़कर 18,601 हो गई है। वहीं इस खतरनाक कोविड-19 महामारी से मरने वालों का आंकड़ा 590 पहुंच गया है। अब तो कोरोना ने राष्ट्रपति भवन में भी दस्तक दे दी है। टोटल 2546 लोग क्योर हो चुके हैं, जो कि हमारी ओवरऑल क्योर परसेंटेज को 14.75% तक लेके जाता है। कल से एडिशनल कंफर्म केसेस देश में 1553 आए हैं, which takes the total number of confirmed cases in the country to 17,265। लास्ट 24 आवर्स में 36 न्यू डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं। भारत समेत कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 5 देशों में स्थिति में सुधार तो आया है, लेकिन इस जानलेवा बीमारी से बढ़ती मौतों ने परेशानी जरूर पैदा कर दी है। जिस तरीके से नए मामलों में कमी आ रही है, वैसे ही कोरोना से मौतों के आंकड़ों में कमी नहीं आई है, बल्कि मौत की संख्या में थोड़ी बढ़ोतरी ही देखी जा रही है। विशेषज्ञ भी कोरोना की चाल को समझ नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ा खतरा नॉन सिम्टोमेटिक या छिपे हुए कोरोना संक्रमण का है, जिसका पता ही नहीं चलता है और वो सैकड़ों को संक्रमित करता है। मौजूदा मौत के आंकड़ों पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने को लेकर में अलग अलग राय है। केसेस तो अभी बढ़ रहे हैं, लेकिन डबलिंग टाइम अभी भी हमारा 7 दिन से ज्यादा का है, विच मीन्स दिस इज अ नॉर्मल ग्रोथ। अगर डबलिंग टाइम 4 दिन का 2 दिन का हो जाए देन वी आर वरीड। और हम लेकिन इसका मतलब ये भी है कि डबलिंग टाइम नॉर्मल है, इसका मतलब है अभी तक हमारा पीक ग्राफ नहीं आया है और अभी तक हमारा डिक्लाइन नहीं आया है। सो ये इतना ही रहेगा। थोड़े दिनों के बाद में, जैसे केरला में डबलिंग टाइम 30-40 दिन का क्रॉस कर गया है उसके साथ में, तो वो सिचुएशन हमारे को पूरे इंडिया में चाहिए। इसके लिए हमारे को सोशल डिस्टेंसिंग एंड हैंड हाइजीन बहुत जरूरी है। इस खतरे का एहसास विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO को भी हुआ। WHO के निदेशक टेड्रोस एडनम घेब्रेयेसस ने कोरोना वायरस महामारी के बारे में चेतावनी देते हुए कहा कि इससे भी बुरा वक्त अभी आने वाला है। यह 1918 के स्पेनिश फ्लू की तरह है, जिसमें करीब 1 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। इस आपदा को रोका जाए, ये ऐसा वायरस है लोग समझ नहीं पा रहे हैं। सरकार हालात से निपटने के लिए लॉकडाउन का सहारा ले रही है। हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं और संक्रमण को इलाकों तक सीमित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर हम संक्रमण के तीसरे चरण पर पहुंचते हैं तो हालात नियंत्रण के बाहर हो सकते हैं। अगर हम देश की तैयारियों पर नजर डालें तो कमियां साफ झलकती है। भारत में हर एक अस्पताल के बेड पर 1700 मरीज हैं। हर एक डॉक्टर पर तकरीबन 1500 मरीज की जिम्मेदारी है। WHO के मुताबिक डॉक्टर और मरीजों का अनुपात हर 1000 मरीज पर एक डॉक्टर होना चाहिए। कोविड-19 के इलाज में तकरीबन 5% मरीजों को ही क्रिटिकल केयर की जरूरत पड़ती है।
इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर के मुताबिक देश भर में तकरीबन 70,000 आईसीयू बेड है, जो कि काफी कम है। देश में वेंटिलेटरों की भी संख्या मरीजों के अनुपात से कम है। हम कोविड-19 के मरीजों की कम तादाद में टेस्टिंग कर रहे हैं। भारत में हर 10 लाख पर टेस्टिंग करीब 105 है। जाहिर है कि कोरोना के खिलाफ जंग में कमियां काफी हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत में दूसरे देशों की तुलना में कोरोना उतनी तबाही नहीं मचा पा रहा है। अब सरकार ने टेस्टिंग में तेजी लाई है, नए किट्स बनाए गए हैं। वैसे एक बात तो तय है कि कोरोना को मात तभी मिलेगा जब इसका टीका निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो कोरोना को कैसे मात दी जा सकती है, और तभी मात दी जा सकती है जब तक इसकी वैक्सीन नहीं बनती। वैक्सीन के बिना इसको मात देना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। इससे न सिर्फ भारत बल्कि पूरा विश्व परेशान है। कोरोना का खतरा अब लगातार गंभीर होता जा रहा है। हर रोज मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, हर रोज संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। हम आंकड़ों को समझने की दरअसल यहाँ पर कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका कारगर उपाय क्या है। और जिस तरह से WHO ने ये कहा है कि जो आने वाला वक्त है वो और ज्यादा मुश्किल वक्त हो सकता है, या बहुत ज्यादा मुश्किल हालात आने वाले वक्त में हो सकता है। तो ऐसे में सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या मई में जो कोरोना संक्रमित मरीज है उनकी संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। तो ऐसे में तमाम पहलुओं से आज हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी जुड़ गए हैं, जो कि चेस्ट मेडिसिन एक्सपर्ट है कैलाश हॉस्पिटल में। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर सुधीर। हमारे साथ डॉक्टर जयश्री तोड़कर जी जुड़ी हैं, जो कि बैरिएटिक हैं और पुणे से सीधे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर जयश्री, आपका भी बहुत स्वागत है। दरअसल सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर सुधीर जी आपसे है, क्योंकि जिस तरह से अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि कोरोना किस तरह से अपने पांव लगातार पसारता जा रहा है, ये महामारी है और इसने न सिर्फ भारत को बल्कि विश्व को अपनी चपेट में ले रखा है। लेकिन ऐसे में अब 21 दिनों का लॉकडाउन किया गया, उसके बाद 19 दिनों का ये जो लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन 20 अप्रैल यानी कि कल से कुछ सेक्टर्स में छूट दे दी गई। वहीं WHO का ये कहना है कि अब हालात जो हैं आने वाले वक्त में और ज्यादा खराब हो सकते हैं। उसके मद्देनजर इस छूट को आप कैसे देखते हैं? जैसे कि अभी आपने कहा कि अभी लॉकडाउन अगर 20 अप्रैल तक का था, अब बढ़ा के इसको 3 मई तक कर दिया। तो अभी जहाँ तक हमने कंट्रोल है, जहाँ तक इस कोरोना की सांखों की बात करते हैं, मरीजों की बात करते हैं, तो इसमें जो मैं समझता हूँ कि अभी आप ध्यान से आंकड़ों को देखें, भले ही आंकड़े पढ़ रहे हों, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखने वाली बात है कि जो ज्योग्राफिकल एरिया है, यानी कि वो एरिया जहाँ के आंकड़े कम हो रहे हैं, ज्योग्राफिकल कम हो रहे हैं। बहुत सारी जिले ऐसे हैं जिनमें नए केसेस नहीं आ रहे। अब जो भी केसेस आ रहे हैं उनमें जो ज्यादातर केस है कुछ खास एरिया से आ रहे हैं। तो इससे मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन की सफलता ही मैं मानूंगा कि अब हम कम से कम इतना कर पाए हैं कि जो नए पेशेंट आ रहे हैं, जो नए कोरोना के संक्रमित लोग आ रहे हैं, वो पूरे भारत वर्ष में ना होकर वो कुछ एरिया में सीमित हो गए हैं, आगे भी और सीमित होने की संभावना है। जी बिल्कुल। जयश्री तोड़कर जी, अगर देखा जाए कि जिस तरह से कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, आज जिस तरह से ढील दी गई, इस ढील का फायदा उठाते हुए लोग दिखाई दिए, और हमने देखा कि किस तरह से सड़कों पर भीड़ दिखाई दी, सब्जी मंडी पर भीड़ दिखाई दी। सोशल डिस्टेंसिंग जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा था, प्रधानमंत्री से लेकर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और फिर शासन से लेकर प्रशासन तक सभी लोग, तमाम डॉक्टर्स भी ये कह रहे थे कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके रखें। लेकिन क्या नहीं लगता कि छूट देते ही इसकी धज्जियां उड़ानी शुरू हो गई है? एक्चुअली हमारे यहाँ हेल्थ लिटरेसी बहुत ही कम है, और उसकी वजह से लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग से एक्चुअली वायरल लोड शेयरिंग कम होता जाएगा, जिसकी वजह से इसका स्प्रेड जो है वो सीमित रखने के लिए कुछ अंश के साथ मदद हो जाएगी। अभी लोगों को ये समझना चाहिए कि गवर्नमेंट जो भी लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग ये चीजें बता रही है, उसकी वजह लोगों का तकलीफ में डालना ये नहीं है। उसकी वजह यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घर में ये डिसीज संक्रमित करने से
खुद को बचाएं और खुद की फैमिली को बचाएं। लोगों को ये एंगल देना बहुत जरूरी है कि कोरोना का इन्फेक्शन एक्चुअली 100% लोगों को होने वाला है एक न एक दिन। शायद ये चीजें पूरे नेक्स्ट 1 साल तक चलेगी, क्योंकि अभी ये डिसीज का पूरा चीज हमें मालूम नहीं हुआ है। लेकिन जब तक ये हर्ड इम्यूनिटी लोगों में डेवलप होती है, तब तक हमारा ये कर्तव्य है कि हम ज्यादा से ज्यादा वायरल लोड शेडिंग से खुद को, खुद की फैमिली को और खुद की सोसाइटी को दूर रखें। जैसे हमने अभी देखा कि इंडिया में एक्चुअली हेल्थ केयर, इटली, स्पेन, अमेरिका, यूरोप, इनके मायने बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। तो इसलिए हमारा ये फर्ज बनता है कि हम कम से कम स्प्रेड में मदद करें और हम कम से कम रिसोर्स पे स्ट्रेस डालें, क्योंकि अगर ये चीज बहुत बढ़ गई बाकी देशों के हिसाब से, तो हमारे यहाँ उसका बहुत बड़ा फैलाव और बहुत बड़ा असर दिखने वाला है। WHO सही कह रहा है, अभी लड़ाई शुरू हुई है, अभी तक वो आगे भी नहीं गई। बिल्कुल, WHO ये कह रहा है कि अभी लड़ाई शुरू हुई है। दरअसल आने वाले वक्त में जो हालात है वो और ज्यादा खराब होंगे। डॉक्टर सुधीर, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप, क्योंकि ये अभी डॉक्टर जयश्री कह रही थी कि लड़ाई अभी शुरू हुई है, हालांकि WHO भी ये कह रहे हैं, लेकिन ये आने वाले वक्त तक एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर आपको कोविड-19 को हराना है तो भारत में जितने संसाधन हैं उसके मुताबिक घरों में रहना कितना जरूरी है और लॉकडाउन का पालन करना कितना जरूरी है, और क्या ये मुमकिन है कि एक लंबे वक्त तक ये लॉकडाउन को रखा जाए? क्या ये मुमकिन है? जैसा डॉक्टर ने कहा कि ये लड़ाई लंबी होने वाली है और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और लॉकडाउन को लंबे समय तक रखना मैं नहीं समझता कि बहुत मुमकिन होगा, क्योंकि लॉकडाउन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे लोगों की समस्याएं भी बढ़ती चली जाएंगी। और इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, जिनके पास सीमित संसाधन है। अब उन लोगों के बारे में भी सोचना होगा कि उनको हम किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इसमें आगे जाकर जिन एरियाज में यह वायरस नहीं है, जो कुछ एरियाज है जहाँ पे वायरस खत्म हो रहा है या जिनको हम कोविड फ्री डिस्ट्रिक्ट कह रहे हैं, कोविड फ्री एरियाज कह रहे हैं, उनमें लॉकडाउन में कुछ पहल की जा सकती है जी, ताकि वहाँ के लोग जो है अपना थोड़ा सा बिजनेस, थोड़ा सा काम शुरू कर सकें और अर्थव्यवस्था भी पटरी पर आ सके। लेकिन ये कहना कि लॉकडाउन पूरी तरह से खुल जाएगा, जल्दी खुल जाएगा, ऐसा गलत होगा। अगर लॉकडाउन जल्दी खुल जाए, पूरी तरह से खुल जाए, तो अभी तक जो हमने अभी तक जो भी गेम्स लिए हैं, इसमें जो भी अभी तक सफलता हासिल की है, जितना लिमिट कर पाए हैं, तो वो सब फेल हो जाएगा। हम वापस उसी जगह से चला जाएंगे जहाँ हमने। और डॉक्टर साहब ने जैसा कहा कि हमारे पास संसाधन सीमित है, तो हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे जी। हम कम बात कर रहे हैं, संसाधन सीमित है, बिल्कुल संसाधन सीमित है, और इन संसाधनों के बीच ही आपको अगर कोविड-19 को भगाना है तो जिस तरह से घरों में रहने की लगातार सरकार अपील कर रही है, तो घरों में रहना कितना जरूरी है इस बात को समझना होगा, अपना कर्तव्य निभाना होगा, अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। इस बीच मेरे साथ डॉक्टर अतुल गोगिया जी जुड़ गए हैं, मेडिसिन एक्सपर्ट हैं, सर गंगाराम हॉस्पिटल से सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर अतुल जी आपका। सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से जी नमस्कार जी, जिस तरह से WHO की अगर हम बात करें, वो ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो हालात है वो और ज्यादा खराब हो सकते हैं, यानी कि कोविड-19 जो बीमारी है, जो महामारी है, वो आने वाले वक्त में और ज्यादा विकराल रूप ले सकती है। सर, एक तरफ हम ढील दे रहे हैं कि 20 अप्रैल से चलिए ढील दे दी जाती है ताकि आप अपने जरूरी कामकाज कर सके या फिर जहां जरूरत है अपने कामकाज पर आप लौट सके, लेकिन दूसरी तरफ WHO की ये कहना और ये बयानबाजी कि आने वाले वक्त में हालात और ज्यादा खराब होंगे, ये किस ओर इशारा करती है? देखिए, ये बात जरूर सही है कि अभी ये जंग जारी है, अभी ये प्रॉब्लम चल रही है और ये अभी आने वाले कुछ समय तक चलेगी। अब ये दोनों चीजों का बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें रोजमर्रा की जिंदगी को भी देखना है, सोसाइटी में जो इकोनॉमिक्स है, फाइनेंस है, उन चीजों को भी देखना है।
मगर खुली ढील छोड़ देना, सबको बाहर जाना, ये तो अभी उचित नहीं होगा, ये अनुचित रहेगा, क्योंकि अभी ये बीमारी चल रही है और अभी ऐसा नहीं है कि हम इस पे काबू हो पा चुके हैं या अभी ये कुछ आने वाले 10 दिन या हफ्ते 15 दिन में कम होगी। ये जो है ये कुछ समय अभी रहने वाली है, कुछ महीनों के लिए हमारे साथ ही रहने वाली है, तो हमें पूरा एहतियात अभी बरतना बहुत जरूरी है। तो हम अभी लाइटली नहीं ले सकते। अभी लाइटली नहीं ले सकते, लेकिन सर जिस तरह की तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, थोड़ी सी ढील मिली और लोग अपने घरों से बाहर निकल पड़े। सब्जी मंडी में भीड़ देखी गई, फ्रूट मार्केट में भीड़ देखी गई, राशन की दुकान पर भीड़ देखी गई वहां पर जो गाजियाबाद से दिल्ली आने वाला रास्ता है। सर ये मुझे बताइए और ये समझाने की कोशिश करिए कि दरअसल इतने जो भीड़ बाहर निकल रही है, कुछ लोग कामकाज से बाहर निकल रहे हैं तो कुछ यही देखने के लिए बाहर निकल रहे हैं कि देखिए जरा लॉकडाउन के बाद किस तरह का माहौल है। सवाल इस बात का है कि ये जो भीड़ बाहर निकल रही है ये कितनी घातक है देश के लिए। देखिए, ये बिल्कुल यही बात बहुत हम सबको ये समझना है कि ढील जो दी जा रही है वो इसलिए दी जा रही है कि जो जरूरी चीजें हैं वो की जाए, पर ये नहीं कि हम के इतने दिनों से अंदर बंधे हुए थे तो हम बाहर घूमने जा रहे हैं या भीड़ कर रहे हैं। अगर हमें सोशल डिस्टेंसिंग और जो ये इतने दिनों से हमें सब मीडिया के द्वारा या सब द्वारा ये प्रचार किया जा रहा है, इन चीजों का अगर पालन नहीं होता है तो आप देखिए कि जो हमने अभी तक फायदा गेन किया कि हम डिले कर पाए हैं जो नंबर्स को, वो दोबारा वहीं हम पहुंच जाएंगे जिस चीज को हम अवॉइड करना चाह रहे हैं। तो अगर ये लापरवाहियां अभी की जाएंगी आने वाले कुछ हफ्तों में तो हमें उसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो अर्ली लॉकडाउन और जो अर्ली स्टेप गवर्नमेंट ने लिए जिसकी वजह से हम संक्रमण को कुछ हद तक रोक पाए और डिले कर पाए और तैयारी मुस्तैदी कर पाए हैं। बट अगर इस तरह से हम भीड़ भाड़ करेंगे सड़कों पे और दुकानों पे और बेवजह बाहर जाएंगे तो जरूरत नहीं है, तो उससे हम संक्रमण को बढ़ाएंगे ही और दिक्कतें बढ़ेंगी। बिल्कुल दिक्कतें बढ़ेगी। और जिस लापरवाही की आपने बात की है डॉक्टर जयश्री तोड़कर जी, सवाल इस बात को लेकर भी है कि लापरवाही तो यहाँ पर भी देखने के लिए सामने आई है कि जो किट मंगाई गई है पीपीई किट जिसका नाम है उसमें भी ये कहा जा रहा है कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसकी क्वालिटी पे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर है, आप टेस्टिंग के लिए किट मंगा रहे हैं लेकिन किट पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे मरीज जो कि कोरोना पॉजिटिव है उसके अंदर नेगेटिव आ रहे हैं, ऐसे में किस आधार पर हम ये समझे कि अगर हम किसी जिले को मुक्त कर रहे हैं तो वहां पर कोरोना के मरीज नहीं है क्योंकि हमने जांच कर ली। मैं आपका आखिरी सवाल का आखिरी पार्ट समझ नहीं पाया, क्या आप नहीं जयश्री जी से मेरा सवाल है, डॉक्टर जयश्री। हमें ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करने चाहिए, हमें कुछ विजन लेना चाहिए कोरिया एंड जापान जैसी कंट्री से जिन्होंने इसका बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल किया और उनकी पूरी भिस्त जो थी, पूरी स्ट्रेंथ जो थी वो रैपिड टेस्टिंग में थी। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट अपने यहाँ मास स्क्रीनिंग के लिए यूज करना चाहिए। जब तक रैपिड टेस्टिंग नहीं होता तब तक असिम्टोमेटिक जिनमें लक्षण नहीं है ऐसे पेशेंट में कोरोना पॉजिटिविटी है या नहीं है ये हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। जब कुछ रेड जोन डिक्लेयर हो चुके हैं तब मुझे लगता है एज अ साइंस स्टूडेंट, एज अ मेडिकल एक्सपर्ट एंड रिसर्चर, I will say that we should do testing, the rapid antibody testing in the red zone as a surveillance. All the frontline workers, उसमें डॉक्टर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, एम्बुलेंस के ड्राइवर्स हैं, पुलिस, रिपोर्टर्स, प्रेस, मीडिया, ब्यूरोक्रेट्स, politicians, leaders, whoever is working on the field for the community's benefit, professionally, all these people in सबका रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट होना चाहिए जो कि आज तक अपने देश में अवेलेबल नहीं है। हमने खुद पीएमओ को लेटर लिखा है, ईमेल भेजा है जिसमें हमने ये मांग की है कि जल्दी से जल्दी ये
उपलब्ध किया जाए पूरे इंडिया में, ताकि हम इसका एक एंड में लगेगा हमें कि नंबर ऑफ केसेस बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन दूसरे एंड पे हम जो बोझ आने वाला है हेल्थ एंड इकोनॉमी पे, इसको बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकेंगे। फॉर्चुनेटली हमें रिप्लाई आया है पीएमओ से भी और सीएम ऑफिस महाराष्ट्र से कि दे आर लुकिंग इनटू इट एंड दे आर वर्किंग इनटू इट। आई होप वी गेट इट as soon as possible so that we can diagnose people early, within the time we can treat them, और उनके बाजू में डिसीज स्प्रेड नहीं है जी, इसका अच्छी तरह से बंदोबस्त किया जाए। बिल्कुल, ये बंदोबस्त करना बहुत जरूरी है जिस बात का जिक्र आपने किया। लेकिन डॉक्टर सुधीर, सवाल मेरा ये भी है कि जिस रैपिड टेस्टिंग की बात अभी जयश्री जी कर रही थी, क्या आपको लगता है इसकी कितनी जरूरत फिलहाल देश में है? क्योंकि अगर हम किसी जिले को, किसी गांव को, किसी कस्बे को, किसी थाने को सर इस बिना पर ये कह दे कि कोरोना ये मुक्त हो गया क्योंकि वहां पर किसी भी तरह के कोई लक्षण लोगों में दिखाई नहीं दे रहे हैं कि ये कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, तो क्या ये करना उचित होगा? क्योंकि अभी जो फिलहाल ताजा मामला सामने आए हैं उसके अंदर लक्षण तो दिखाई नहीं दे रहे, फिर भी कोरोना पॉजिटिव लोग आ रहे हैं। रैपिड टेस्टिंग की जो बात है, रैपिड टेस्ट जो है ये मास वर्जन पे यूज होते हैं, डायग्नोस्टिक। रैपिड टेस्ट जो व्यक्ति के संक्रमण होने के 5 से 7 दिन के बाद ही पॉजिटिव आएगा, लेकिन यदि उससे पहले हम टेस्ट करते हैं तो रैपिड टेस्ट नेगेटिव हो सकता है, पीसीआर पॉजिटिव हो सकता है, रैपिड टेस्ट नेगेटिव हो सकता है। रैपिड टेस्ट मास सर्विलेंस के लिए है, यानी कि हम बहुत जल्दी और बहुत बड़े एरिया को कवर करना चाहते हैं, तो ये रिपोर्ट 3 मिनट में दे देती है। और जैसे हॉटस्पॉट्स हैं वहां हम देखना चाहते हैं कौन कौन से लोग संक्रमित हो चुके हैं, और जो 5 से 7 दिन के बाद इसकी रैपिड टेस्ट की पॉजिटिविटी आनी शुरू होती है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कोई रैपिड टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है लेकिन उसका पीसीआर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को पहले संक्रमण हो चुका है और अब वो उससे रिकवर हो चुका है, उसकी बॉडी के अंदर अभी भी एंटीबॉडीज हैं जिसको हम डिटेक्ट कर रहे हैं। इसका हॉटस्पॉट में इसकी आवश्यक है रैपिड टेस्ट करना, ताकि हम जल्दी से अभी उन लोगों को आइडेंटिफाई कर सकें जिनमें संक्रमण हो चुका है या जो अभी संक्रमण से प्रभावित है और मरीज के लेवल में लक्षण नहीं आ रहे। और जहां तक बात है एरिया खोलने की, वहां पर कोई लक्षण, कोई ऐसा मरीज है जिसको लक्षण नहीं है तो हम मान लें कि वो फ्री है, ऐसा नहीं होगा। जिन लोगों को लक्षण मिले हैं, जहां तक एरिया आए हैं, वहां पे हमें टेस्ट करने होंगे, ना कि पीछा करना होगा। लेकिन सर कुछ मामले ऐसे पिछले सामने आए हैं, तकरीबन 200 से 300 मामले अभी सामने आए हैं जिनके अंदर लक्षण नहीं आए हैं, तो ये किस आधार पर ये डिसाइड किया जाए कि अब इनका कोरोना टेस्ट होना चाहिए, जब लक्षण ही सामने नहीं आ रहे बावजूद इसके वो पॉजिटिव आ रहे हैं? रैपिड किट का रेलेवेंस यहीं पर आता है कि जो लोग लक्षण नहीं आ रहे हैं, अभी तक जो लोग हमने टेस्ट किए हैं, जो लोग आईसीएम में टेस्ट कर रहा है, जो पर्सनल टेस्ट कर रही है, वो क्लोज कॉन्टैक्ट है, जिनको भी लक्षण ना होने के बाद भी टेस्ट किया जाता है तो आईसीएम की गाइडलाइन के उसके अनुसार उनमें कोरोना पाया और उनको ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन ये सिर्फ क्लोज कॉन्टैक्ट है, और अगर हमें मास टेस्ट करने हैं, जैसे पूरी गली टेस्ट करनी है, पूरा मोहल्ला टेस्ट करना है या पूरी कॉलोनी टेस्ट करनी है, तो उसके लिए रैपिड किट को ही इन्वॉल्व करना होगा। और उससे हमें पता लग पाएगा कि कौन से और लोग हैं जिनमें लक्षण नहीं है लेकिन जो पॉजिटिव हो सकते हैं, और जो पॉजिटिव है उनको पीसीआर के में कंफर्म करना। ठीक है, इस बीच हमारे साथ डॉक्टर संजीव चौबे भी जुड़ गए हैं जो कि शंघाई से, चीन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संजीव चौबे जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, सवाल मेरा सीधा सा आपसे है, क्योंकि चीन से ये जो वायरस है वो निकल के पूरे विश्व में फैला है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है लगातार इस तरह के जो मामले हैं वो भारत में भी बढ़ते हुए जा रहे हैं, इसकी स्टेज 3 में पहुंचने पर क्या लगता है कि किस तरह से स्टेज 3 में पहुंचता है, और तकरीबन कितने संख्या जब चीन में हो गई थी तब ये स्टेज 3 में पहुंचा था? डॉक्टर संजीव, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन डॉक्टर अतुल गोगिया जी के रुख करते हैं।
डॉक्टर अतुल जी, सवाल इस बात को भी लेकर है क्योंकि लगातार इस तरह के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। सवाल ये भी है कि छोटी सी चूक क्या नहीं लगता कि हमें वहीं पर लाके खड़ा कर सकती है, क्योंकि हर कदम अब फूक फूक कर रखने की जरूरत है। जो हालात और जो स्थितियां देश में बनी हुई है, जब लॉकडाउन लगाया गया था, जब लॉकडाउन किया गया था, तब महज कुछ ही संख्या कोरोना संक्रमित मरीजों की सामने आई थी और लॉकडाउन के दौरान आपने देखा कि अब तकरीबन 19,000 का आंकड़ा पार करने वाली है ये संख्या। तो ऐसे में क्या नहीं लगता कि अभी फिलहाल जिस स्थिति में हम हैं, फूक फूक कर कदम रखने वाली स्टेज है? डॉक्टर अतुल, सुन पा रहे हैं आप हमें? लगता संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर सुधीर, आप सुन पा रहे हैं? आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी, डॉक्टर सुधीर, सवाल मेरा आपसे ही है क्योंकि किस तरह से इसे देखा जाए, क्योंकि जिस हालात और जिस स्थिति में फिलहाल हम हैं, क्या नहीं लगता कि हर एक कदम अभी बहुत सोच समझ के उठाने वाली कंडीशन है, फूक फूक कर कदम रखने वाली अभी सिचुएशन है हमारे सामने? ये बिल्कुल सही कहा आपने। इस समय हमारे लिए एक कदम बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा एक छोटा सा गलत कदम हमें बहुत बड़ी तबाही के ऊपर ले जा सकता है। तो हमें सिर्फ हमें नहीं, हर व्यक्ति को, सरकार को नहीं, हर नागरिक को, देश के नागरिक को अपना हर कदम घूम कर उठाना है। उसको ये ध्यान से देखना है कि मेरे इस तरह से बर्ताव से, इस तरह के बिहेवियर से या इस तरह के कुछ काम पे किसको दिक्कत तो नहीं हो रही है, बीमारी को हम बढ़ावा देने में सहायता सिर्फ नहीं हो रहे हैं, क्या मेरा ये काम इस बीमारी को कंट्रोल करने में साधक होगा या नहीं होगा, ये सोचने के बाद ही हमें हर कदम उठाना होगा। ज्यादा लॉकडाउन पालन करने का है, लॉकडाउन खोलने का है, बाजार जाने का है, कोई परचेसिंग है, कोई शॉपिंग है, ऑफिस जाना है, किस तरह से हम इस बीमारी को रोकने में अपनी सहायता दे सकते हैं या किस तरह से हम इसको बढ़ावा दे सकते हैं, कोई भी कदम उठाने से पहले हमें को बहुत तरीके से सोचना होगा, उसके बाद ही कदम उठाना। थोड़ी सी ढील भी बहुत महंगी पड़ सकती है। जितना अभी तक हमने यहाँ पे ढील किया है, मैं फिर से वही कहूंगा कि जितना हमें उपलब्धि हासिल की है, जितना हम उसमें स्लो कर पाए हैं, वायरस को जिस स्लो तरीके से बढ़ रहा है, वो कभी भी बहुत ही तेजी से बढ़ सकता है। और जब एक बार तेजी से बढ़ना शुरू होगा तो हमारे जो संसाधन है, हमारे दुनिया के किसी भी देश के पास इतने संसाधन नहीं है कि वो सारे लोगों का इलाज कर सके। जी, डॉक्टर संजीव चौबे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं शंघाई से। डॉक्टर संजीव, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? जी, बहुत स्वागत है आपका। सवाल मेरा सीधा सा आपसे ये है कि क्या लगता है जो हालात और जो स्थितियां फिलहाल भारत में बनी हुई है, चीन में कितने स्टेज पर इस तरह की सिचुएशन थी और इस वक्त भारत किस दौर से गुजर रहा है? भारत अभी जो स्टेटस है वो 2+ की है, 18,000 केस है, 200 टच हुए हैं। तो कंपेयर करें अगर हम बाकी देश के संख्या से, इसमें तो हम लोग 0.0 पॉपुलेशन 0.34 के आसपास हैं। बट विदिन केसेस अभी हमें तो नहीं पता ये कंफर्म केसेस, विदिन केसेस अभी कितने आएंगे वो थोड़ा टाइम के बाद मालूम चलेगा जब सिम्टम्स, क्योंकि आपको पता है कि सिम्टोमेटिक रहता है, पेशेंट को सिम्टम्स नहीं होता, उसको भी हो जाता है। तो हाँ, अभी जो है क्या बोलते हैं कि हम लोग 2+ कह सकते हैं, बट वी आर नॉट रीचिंग इन द थर्ड स्टेज। ठीक है डॉक्टर संजीव जी, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसे कोरोना पेशेंट्स सामने आ रहे हैं जिनके लक्षण दिखाई नहीं दे रहे, सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं। क्या चीन में भी इस तरह की दिक्कतें आई थी, और इस तरह की दिक्कतें आई थी तो कैसे निपटा गया उनसे? चीन में इसको पहले ही मतलब जो है अलर्टनेस ले लिया गया था। जब देखा गया कि केस की सीवियरिटी ज्यादा है तो वहाँ पे स्टार्टिंग से लॉकडाउन कर दिया। इनफैक्ट डॉक्टर्स को छोड़ के और जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस को छोड़ के कॉमन पब्लिक को अलाउ नहीं किया गया कि आप बाहर निकले, और उनसे जितना कोशिश किया कि आप अंदर ही हैं, और उन्होंने फॉलो भी किया। तो इस वजह से सक्सेसफुल है यहाँ पे लॉकडाउन, और नंबर ऑफ केसेस एक लिमिट आने के बाद आज चाइना जैसे नंबर का है और उसके ऊपर बाकी कंट्रीज। तो एक डिसिप्लिन तो जरूरी है इसको मेंटेन करने के लिए। ठीक है, क्या लगता है आपको कि इसका एकमात्र इलाज लॉकडाउन ही है, सोशल डिस्टेंसिंग ही है? देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये नहीं है कि
सोशल डिस्टेंसिंग का दो मतलब है। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग, आप फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन कीजिए और सोशल कनेक्टिविटी आप रख सकते हैं। तो आप देखते भी होंगे कि प्रधानमंत्री भी है या कोई भी जहाँ पे जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल एक डिस्टेंस पे जो है वो काम कर रहे हैं, बैठ के बात कर रहे हैं। तो सोशल कनेक्टिविटी तो है, बट हैंडशेक नहीं है और क्या बोलते हैं बाकी कोई ये टच नहीं है, तो उसको कहते हैं फिजिकल डिस्टेंसिंग। तो फिजिकल डिस्टेंसिंग को आप अवॉइड कीजिए एंड हाइजीन रखिए। फिलहाल जब तक हमें वायरस को लेकर समझ में नहीं आता है कि ये वायरस है क्या और ये किस तरह से, क्योंकि हर तरह के इसमें ड्रग ट्रायल, रिसर्च ट्रायल चल रहा है, कहीं पर रैपिड टेस्ट चल रहा है। हमने शुरू में जो है टेस्ट के लिए आपका टाइम PCR कर रहे हैं, उसके बाद फिर रैपिड टेस्टिंग हो रही है, एंटी वायरल मेडिसिन हो रहा है, एंटी पैरासिटिक, एंटी मलेरियल, एंटी कैंसर, इसमें तो हर यहाँ तक कि बायोलॉजिकल बीमार के लिए मेडिसिन यूज हो रहे हैं। तो जो चल रहा है, यहाँ तक कि प्लाज्मा थेरेपी भी कहीं पे सक्सेसफुल हुआ है। अभी इसराइल में आज जो मालूम चला कि आपको जो है वो स्टेम सेल पे भी काम चल रहा है। तो सिंस वी डोंट नो अबाउट दिस अबाउट द वायरस नेचर, तो वी आर ट्राइंग एवरीथिंग टू गेट रिड ऑफ दिस, जो सक्सेसफुली हैंडल हो जाए। और अगर जब तक कोई चीज के बारे में हमें पता नहीं होता है, उससे बेहतर ये रहेगा कि आप अपनी सेफ्टी के लिए लॉकडाउन में मतलब लिमिटेड टाइम तक ही जो इम्पोर्टेंट उतना ही काम करें, अदरवाइज स्टॉप सकता है। ठीक है डॉक्टर जयश्री, सवाल इस बात को भी लेकर है कि अगर हम ये कहें, क्योंकि लगातार इस बात को कहा जा रहा था कि भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी है, बाकी देशों की अगर हम तुलना करें तो इटली में 39 दिनों में 10,000 केस सामने आए थे, स्पेन में 46 दिनों में 10,000 केस सामने आए थे, फ्रांस में 55 दिनों में 10,000 केस सामने आए थे, अमेरिका में 59 दिनों में 10,000 केस सामने आए थे, भारत में 75 दिनों में 10,000 केस सामने आए। तो क्या ये पैमाना ठीक होगा ये नापने का कि हाँ भारत अभी कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अभी भारत में कम है, या फिर कोरोना को कंट्रोल करने के लिए भारत ने जितने भी कदम उठाए हैं वो कारगर है? दो चीजें इम्पोर्टेंट है। पहली एक चीज है कि जैसे हम अमेरिका में देख रहे हैं, पॉजिटिव लोगों की संख्या बहुत स्ट्रांगली बढ़ती जाती देख रहे हैं और उनसे होने वाली जो डेथ रेट है वो भी बहुत हाई दिख रहा है। अभी यूएसए ने क्या किया है कि हर एक डेथ को कोरोना डेथ इस कैटेगरी में डालना उन्होंने शुरू किया है। इंडिया में एक्चुअली टोटल डेथ रेट जब से पहला पेशेंट निकला है तब से आज तक का ये निकालने की जरूरत है, क्योंकि शायद बहुत सारी डेथ ऐसी होगी कि वो निमोनिया, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर इस कैटेगरी में जा चुकी है, जो कि पहले वो शायद कोरोना की भी हो सकती है। तो हमारे यहाँ एक चीज है कि अंडर डायग्नोसिस का चांस बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि उतनी सारी डायग्नोसिस हमारे यहाँ नहीं हो रही है। दूसरी एक चीज ऐसी है कि इंडियन लोगों ने जैसे ही गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का बहुत अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द कंट्रीज वी मस्ट से। ये जो लॉकडाउन डिक्लेयर किए हैं गवर्नमेंट ने, उसके हिसाब से भी संक्रमण का रेट हमारे यहाँ शायद फ्लैटनिंग कर्व की तरफ जाना शुरू हो सकता है। लेकिन मैं तो कहूंगी इट इज टू अर्ली टू क्लैप फॉर आवरसेल्फ, बिकॉज two things we are missing. Number one, the correct diagnosis and the correct number of tests. और दूसरी चीज ये है कि लॉकडाउन का हमारे यहाँ पालन हो भी रहा है, तो भी जैसे टाइट होना चाहिए वैसे अभी तक शुरू नहीं हुआ। किन किन चीजों में, किन किन जोन्स में लोग अभी भी उसका धैर्य बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो गलत चीज है। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग
ये सीवियरिटी कम करने की एक मदद करेंगे, लेकिन वो अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं होने वाला। वैक्सीन डेवलपमेंट एंड सेकेंड थिंग इज हर्ड इम्यूनिटी, ये दो चीज है जो हमको इसका पूरा सोल्यूशन देने वाले हैं। लेकिन वो जब तक डेवलप होते हैं तब तक कम से कम डेथ रेट रखना ये हमारा प्राइमरी ड्यूटी रहेगी। और जितने लोग सोशल डिस्टेंसिंग को, फिजिकल डिस्टेंसिंग को पालन करेंगे, जितना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन को संभालेंगे, उतना हम उसमें से रेट कम रखने के लिए मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, इस बीच हमारे साथ और भी अन्य मेहमान जुड़े हुए हैं लगातार। डॉक्टर सुधीर, सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने अभी डॉक्टर जयश्री से सवाल पूछा था कि 10,000 आंकड़ा अगर हम देखें तमाम और देशों में कम वक्त में 10,000 संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंच गई, लेकिन भारत में वही संख्या 75 दिनों में पहुंची है। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या ये पैमाना रखना कि भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या कम है क्योंकि यहाँ पर 75 दिनों में 10,000 लोग संक्रमित हुए हैं, क्या ये सही होगा, क्या ये उचित होगा? क्योंकि बाकी देशों की तुलना में यहाँ पर टेस्टिंग भी तो उस हिसाब से कम हो रही है। 7,000 का आंकड़ा अगर हम देखते हैं कि इतने दिनों में हुआ या 25 दिन हुआ, उस देश में जल्दी हो गया, हमारे देश में लेट हुआ। अगर हम इस आंकड़े के हिसाब से देखना, समय के हिसाब से देखना, तो हम कह सकते हैं कि भारत में ये लेट हुआ, 10,000 का आंकड़ा लेट पहुंचा, हम काफी हद तक इसको कंट्रोल पा रहे। लेकिन इसके बाद क्या होता है वो हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वो संख्या है जिसके बाद एकदम से हर देश में एकदम से संख्या बढ़नी शुरू हो गई है। क्या हम इस पर काबू पा पाएंगे आगे या नहीं पा पाएंगे, इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर कम्युनिटी ट्रांसमिशन में चले जाते हैं, अगर टेस्ट में चले जाते हैं, तो ये आंकड़ा एकदम से बहुत तेजी से बढ़ सकता है। और ये देखते हुए कि भारत की पॉपुलेशन जो है भारत बहुत ज्यादा है बाकी देशों से, तो एकदम से अगर विस्फोट होता है और आंकड़ा बढ़ना शुरू हो जाता है जैसे बाकी देशों में शुरू हुआ था, तो फिर इसके ऊपर कंट्रोल पाना नामुमकिन हो जाता है। और दूसरे तरीके से भी दूसरा नजरिया ये भी है कि 10,000 का आंकड़ा हो गया है और ये कितने एरिया में हुआ है। अगर कुछ खास एरिया में ही हुआ है, कम पैमाने पर हुआ है, ज्योग्राफिकल लोकेशन कम है, कुछ बहुत सारे जिले जो इससे बचकर निकल गए हैं या बहुत सारे जिले बचकर निकल रहे हैं, तो वो भी सफलता का एक पैमाना रहेगा। लेकिन अगर ये 10,000 या उससे आगे वाले आंकड़े ज्यादा ज्योग्राफिकल एरिया में होता है, भले ही आंकड़ा कम हो, भले ही 10,000 से 20,000, 30,000 से 40,000 बढ़ने का जो समय है वो बाकी देशों की तुलना में ज्यादा हो, लेकिन अगर ज्योग्राफिकल एरिया बढ़ता है, जिला बढ़ते हैं, देश शहर बढ़ते हैं और गांव बढ़ते हैं जिसमें कोरोना आ रहा है, तो वो भी गलत बात होगी और इसका मतलब है कि उसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ज्योग्राफिकल एरिया सीमित होना और आंकड़े सीमित होना दोनों ही बहुत जरूरी है ये देखने के लिए कि हम कोरोना को कंट्रोल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। बिल्कुल। डॉक्टर संजीव, क्योंकि आप चीन में हैं तो आप ये भी बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे कि चीन में किस तरह के हालात रहे हैं, लेकिन क्या मानते हैं कि बाकी देशों की तुलना में भारत में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जो कदम उठाए हैं, क्या उसे आप बेहतर समझते हैं और क्या यही वजह मानते हैं कि यहाँ पर स्थिति बाकी देशों की तुलना में बेहतर है? बाकी देशों की स्थिति काफी बेहतर, हमारी स्थिति काफी बेहतर है। और दूसरी बात यह है कि हमने इसको अभी नहीं समझ लिया था कि और ये वायरस का क्या फेल सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ हर साल समझा आता है देखिए जनवरी फरवरी और कितने ज्यादा नंबर ऑफ कैजुअलिटीज होती हैं ओल्ड एज पेशेंट्स की। तो जिस वक्त हमें नहीं पता था कि वायरस का निकल गया है, बट गवर्नमेंट ने बहुत सही टाइम पे इसको लॉकडाउन का कर लिया टू स्टडी ऑल दिस थिंग। और इसमें चीज और ऐड करना चाहूँगा कि हम दूसरे कंट्री से रिलाई ना करके खुद के अपने टेस्टिंग किट्स और अपनी चीज़ों को हम लोग को रिसर्च को बढ़ाना चाहिए, ताकि आज कभी इस तरह की भविष्य में कोई महामारी आती है तो हम उसको इजीली हैंडल कर सकें। बिल्कुल। चीन की तरफ से सर ये दावा बार बार किया जा रहा था कि कोरोना पर पूरी तरह से नकेल कस ली है, कोरोना को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है, लेकिन इस दावे के पीछे की हकीकत क्या है और क्या आपको लगता है क्या अहम कदम होते हैं, क्या महत्वपूर्ण कदम होते हैं जो कि कोरोना को कंट्रोल करने में सबसे ज्यादा कारगर होते हैं? चीन में सबसे ज्यादा केस था वो वहाँ 62,000 केसेस थे और ऑल ओवर द चाइना बहुत बड़ा कंट्री है, इसका टोटल 20,000 केसेस।
और वो भी उस टाइम पे फैला जब वो यहाँ पे चाइनीज लूनर ईयर सेलिब्रेट होता है, जो चाइनीज न्यू ईयर बोलते हैं, जिससे हमारा दिवाली होती है। तो वहाँ पे लोग अपने घर को इसकी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए अपने घर में जाते हैं, अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो जब तक ये लोग बहुत सारे तो ऐसे लोग थे जो करियर से और उनके थ्रू जो है स्प्रेड होते हुए उनके कंट्री और उनके पॉलिटिक्स और उनके सिटी से पहुंच गया। तो फिर भी जब गवर्नमेंट को पता चला तो उन्होंने ऑन टाइम जो है तो लॉकडाउन करके वुहान से तो कम्प्लीटली 3 घंटे तक उन्होंने लॉकडाउन किया, कोई निकला भी नहीं, कहीं कुछ नहीं गया। बाकी शंघाई में भी केसेज आए थे, 300 के आसपास केसेज आए थे। तो बेस्ट तरीका वही था कि जो मेन एपिसेंटर है, जो हॉट स्पॉट है, वो चीज को बिल्कुल आप लॉकडाउन कर दें तो आप इसको इजिली गैस जिसको बाहर निकलने में चाइना को भी 4.5 महीने लगे हैं टोटल। तो एक लंबा स्पैन जो है चाइना ने भी इसमें मतलब स्पेंड किया है तो गेट रीड ऑफ दिस। अब बाकी कंट्रीज में फैला हुआ है और फैक्टर मानता हूँ क्योंकि यूएस शुरू में कह रहे थे कि मास्क भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हम लोग को राइट डे 1 से बोला जा रहा है कि आप मास्क पहनिए, विदाउट मास्क यू आर नॉट अलाउड इन कंट्री। तो इस तरह के रूल्स हैं और यहाँ लोग क्वेश्चन ही पूछते हैं कि क्यों नहीं करना है, यहाँ लोग जस्ट फॉलो करते हैं। तो वही चीज है कि हमें क्वेश्चन ना पूछे, अब हमारे भलाई के लिए यहाँ की गवर्नमेंट हमें ये कर रही है, जो देश के लिए या जो भी रूल्स बना रही है ताकि हम सेफ रहें। तो ये चीज मैं अपने डिपार्टमेंट से कन्वे करूंगा कि अगर गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप लिया है तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए। और जब तक इसका कुछ प्रॉपर ट्रीटमेंट या प्रॉपर इसका कोई इलाज नहीं है तब तक हमें लेकिन ये एक बात श्योर है कि आने वाले टाइम में विद इन वीक और 2 वीक ये पार्शियली आपका हम स्लोली दे स्टार्ट ओपन इन द सिटी जहाँ पे नहीं होते। ठीक है डॉक्टर सुधीर, सवाल मेरा आपसे है कि ये भी कहा जा रहा था, क्योंकि ये भी खबर थी कि वक्त के हिसाब से या फिर जब धीरे धीरे गर्मी ज्यादा होगी तो धीरे धीरे ये जो वायरस है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इफेक्टिव जो है वो अपना प्रभाव कम करता रहेगा। इस बात में कितनी सच्चाई है? इस बात में कितनी सच्चाई है ये अभी भी कौतूहल का विषय बना हुआ है। लेकिन अगर WHO की स्टडी देखिए या बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल देखें, WHO की स्टडी तो मैं नहीं कहूँगा, बहुत सारे आर्टिकल देखें जिसमें लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको आजमाइश की है। तो उन्होंने देखा जहाँ पे केसेज आए हैं मेनली वो उन देशों में है जहाँ पे टेम्परेचर 17-18-20 के आसपास रहता है, और जब उसके आगे के देश हैं जिनमें टेम्परेचर ज्यादा है उनमें नंबर ऑफ केसेज कम हुए हैं। अब ये कहना कि गर्मी के साथ साथ इसका प्रकोप कम होगा, ये तो अभी गर्मी शुरू हुई है, जैसे तो गर्मी आएगी वैसे वैसे पता लगेगा। स्पेकुलेट करना कि इसका प्रकोप कम हो जाएगा गलत होगा। और दूसरी चीज ये भी देखने वाली है कि जब गर्मी होती है तो आपने देखा कि ज्यादातर मेट्रोज में, ज्यादातर बड़े शहरों में आजकल लगभग हर घर में एसी है, हर बड़ी बिल्डिंग में सेंट्रली एयर कंडीशन है, और हर सिनेमा हॉल, हर मॉल, हर हॉस्पिटल और हर ऑफिस सेंट्रली एयर कंडीशन है। और जैसे अभी भी खबर आई थी, जब पता लग रहा पेपर में आ रहा है कि जैसे चीन में एक संक्रमण हुआ, एक व्यक्ति रेस्टोरेंट में खाना खाने गया था, वहां से सब और लोग संक्रमित हो गए क्योंकि वहाँ पे एसी चल रहे थे। तो गर्मी का प्रभाव कितना रहता है, और ये उन इलाकों के लिए ज्यादा अच्छा होगा जहाँ पे एसी कम यूज होते हैं या गाँवों में जहाँ पे लोग नेचुरल एनवायरमेंट में रहते हैं। लेकिन जो बड़े शहरों में जो लोग एसी में रहते हैं, जो सर्कुलेशन में है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग में एयर कंडीशन है, वहाँ पे इसका प्रभाव कम होगा, ये कहना मुश्किल। चलिए ठीक है डॉक्टर जयश्री, सवाल इस बात को भी लेकर है कि लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन इस बीच वाकई बहुत सोच समझकर कदम उठाने की जरूरत है। सरकार भी जो फैसले ले रही है बहुत सोच समझ के ले रही है, लेकिन ऐसे में मॉल्स, बाजार या फिर यूं कहें कि थिएटर या फिर जिस तरह से और तमाम चीजें हैं जहां पर गैदरिंग होती है, उन तमाम चीजों को खोलना कितना खतरनाक हो सकता है, और क्या इन्हें अभी वक्त है खोलने का? एक्चुअली अभी जब लॉकडाउन में रिलीज किया जाएगा, रिलैक्सेशन दिया जाएगा, उसमें वो स्टेज वाइज करने की जरूरत है। जो इसेंशियल चीजें हैं जैसे कि जिसके ऊपर इकोनॉमी बहुत स्ट्रांगली डिपेंडेंट है, फॉर एग्जाम्पल द फार्मर्स, कार्गो टेकिंग द मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जैसे कि अनाज बेचते हैं, जैसे कि सब्जी मंडियां हैं,
एक एक चीज धीरे 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 शुरू हो सकती है। उसमें हमें स्टेजेस करना पड़ेगा, मोस्ट इसेंशियल, लेसर इसेंशियल, मोर लेसर इसेंशियल, और उसमें सबसे डाउन लेवल पे रहेगा जहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए लोग इकट्ठा जमा होते हैं, जो कि नॉन इसेंशियल है, जैसे कि जिम, सिनेमा थिएटर्स, malls. Then we can also think about the ceremonies where people come together for the pleasure things. जहाँ जहाँ ये क्राउडिंग हो सकती है बहुत लोगों की, और उसकी वजह बहुत स्ट्रांगली इसेंशियल नहीं है, वो सब चीजें अवॉइड करना अपने लिविंग के लिए इसेंशियल है। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर रेगुलेशन लाके इन चीजों को कुछ दिनों के लिए कंप्लीटली बंद करना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है डॉक्टर संजीव, क्योंकि कुछ सेक्टर्स में अभी ढील दी गई है, वैसे में आईटी सेक्टर में दी गई है, तमाम और ऑफिसेज भी खोले गए हैं, सरकारी जो कर्मचारी है वो भी जा रही हैं। सर, क्योंकि चीन से ये बीमारी निकली है और ऐसे में पूरी दुनिया में जिस तरह से फैली है, तो बेहतर तरीके से आप जानते हैं कि अगर गैदरिंग कहीं पर हो रही है तो क्या कुछ एहतियात बरते जाए। अगर ऑफिसेज में भी जो लोग हैं वो जा रहे हैं, 400 लोग हैं, अगर 50% एम्प्लॉयज के साथ भी वहां पर लोग होते हैं, यानी कि 200 लोग होंगे, 200 लोगों में से अगर एक को भी कोरोना है तो वो कितने लोगों को फैला सकता है, इस बात का अंदाजा आप बेहतर तरीके से लगा सकते हैं और आप जानते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि उस बीच क्या कुछ एहतियात बरती जाए ताकि कोरोना संक्रमित ना हो लोग और फैले ना ये। सभी पहले क्लैरिफाई एक बार डॉक्टर से तो कंसल्ट करी ना। दूसरा ये है कि अगर डॉक्टर को सस्पेक्ट है कि नहीं थोड़ा आपको वेट करके जाना चाहिए, तो बेटर यू शुड फॉलो द डॉक्टर एडवाइस। नंबर 2, जिनको कोई सिम्टम्स नहीं है, अगर वो चाहें तो वॉलंटरी भी टेस्ट करा सकते हैं अगर उनके काम पे जाना जरूरी है। तीसरा ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग मैंने आपको कहा, सोशल कनेक्टिविटी रखिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग में रहेंगी, तो आप अपने डिस्टेंस पे रखें। क्योंकि हमने यहाँ काम किया है तो हमारे यहाँ के नंबर के स्टाफ जिससे काफी कम, इस वक्त हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा स्टाफ को हमने छुट्टी कर दिया है, तो हम लोग के टोटल जो नंबर ऑफ स्टाफ और वर्कलोड ज्यादा होने की वजह से बहुत लिमिटेड डॉक्टर्स और बहुत लिमिटेड बाकी जो सब वगैरह होते हैं, तो इनको भी हम लोग हाईली वल्नरेबल थे इसके लिए। तो हमारे यहाँ केसेस तो भरे हुए हैं, मतलब पड़े हुए हैं वार्ड में, आईसीयू में, नॉर्मल आइसोलेशन में। तो डिस्टेंसिंग में एक सेपरेट लोग ने रूम एलोकेट किया गया था, तो अगर काम करना ही है तो एक क्यूबिकल अगर एक के बाद है तो एक क्यूबिकल छोड़ दें और अल्टरनेट क्यूबिकल पे लोग वैसे काम कर सकते हैं। और विथ मास्क एंड अगर हैंड सैनिटाइजर और हैंड वॉशिंग और इस तरह की फैसिलिटी। जी चलिए, ये एहतियात अगर आप बरतेंगे तो जाहिर तौर पे कुछ हद तक अपने आप को सेफ रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लॉकडाउन में ढील का मतलब ये नहीं कि आप बेवजह घर से बाहर निकले, अगर बहुत ज्यादा जरूरी है आप तभी घर से बाहर निकलिए, क्योंकि लॉकडाउन अभी 3 मई तक है, 3 मई तक इस लॉकडाउन को रखा गया है। हालांकि कुछ सेक्टर्स में ढील दी गई है, तो जरूरत के लिए ही आप घरों से बाहर निकले और एहतियात बरतें। इसी के साथ मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।